नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता की बिल्कुल जड़ों तक ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मगध के उदय की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि दुनिया को ऐसे विचार दिए जो आज तक गूंज रहे हैं। सच मानिए, जो कहानी आज हम खंगालने वाले हैं ना, वो किसी महाकाव्य से बिल्कुल भी कम नहीं है। इतिहास में सिकंदर महान को तो एक अजेय विजेता माना जाता है ना? लेकिन 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के तट पर ऐसा क्या हो गया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर मैसेडोनियन सेना के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और सीधा विद्रोह कर दिया। आखिर पूर्व में ऐसी कौन सी खौफनाक ताकत थी जिसका सामना करने के नाम से ही वे इतना डर गए? आज के इस विश्लेषण में हम उसी रहस्यमयी और असीम शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन मगध का उदय, फिर उसकी भौगोलिक और आर्थिक जड़ें, उसके बाद साम्राज्य के निर्माता, फिर वो आध्यात्मिक क्रांति, और बिल्कुल अंत में बात करेंगे शक्तिशाली नंद साम्राज्य की। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भूगोल और आर्थिक जड़ें, जो असल में इस सत्ता की असली नींव थीं। अब देखिए, इससे पहले कि मगध पूरे उत्तर भारत पर छा जाए, इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। द्वितीय शहरीकरण काल के दौरान पूरे भारत में 16 प्रमुख राज्य या कुलीन तंत्र गणराज्य हुआ करते थे। इन्हें महाजनपद कहा जाता था, और मगध भी इन्हीं 16 महाजनपदों में से बस एक था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था जिसने धीरे धीरे बाकी सभी 15 जनपदों को पीछे छोड़ दिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया? इसका सीधा सा जवाब हमें मगध की भौगोलिक स्थिति में मिलता है। ये क्षेत्र, जो आज के आधुनिक पटना और गया जिलों में है, प्राकृतिक रूप से एकदम किसी अभेद्य किले की तरह था। उत्तर, पश्चिम और पूर्व में ये गंगा, सोन और चंपा जैसी विशाल नदियों से घिरा हुआ था, जो प्राकृतिक खाइयों का काम करती थीं। और दक्षिण में वहां विंध्य पर्वत इसकी मजबूत ढाल बने हुए थे। और सबसे अहम बात, छोटा नागपुर पठार के समृद्ध लौह अयस्क और घने जंगलों की लकड़ी तक इनकी सीधी पहुंच थी। मतलब बेहतरीन हथियारों के लिए खूब सारा लोहा और सेना के लिए हाथियों से भरे जंगल। साथ ही गंगा नदी ने एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग भी दे दिया था। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो प्रकृति ने खुद मगध को अजेय होने का वरदान दे रखा था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, साम्राज्य के निर्माता, यानी वो प्रारंभिक राजवंश जिन्होंने इसे खड़ा किया। आइए देखते हैं कि ये सब एक के बाद एक कैसे आगे बढ़ा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर सत्ता हर्यक राजवंश के हाथों से होती हुई शिशुनाग वंश और फिर सीधे शक्तिशाली नंद वंश तक पहुंची, और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी मजबूत नींव पर अपना विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। हर एक राजवंश ने मगध की सीमाओं को और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत किया। तो चलिए हर्यक वंश के कुछ सबसे प्रभावशाली चेहरों को जरा करीब से समझते हैं। हर्यक वंश के पहले प्रमुख राजा थे बिंबिसार। अब बिंबिसार कोई आम राजा नहीं थे, वो एक बेहद चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने सिर्फ अपनी तलवार के दम पर राज नहीं किया, बल्कि कूटनीति का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। कोसल और लिच्छवी जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। इससे हुआ ये कि न सिर्फ बिना लड़े युद्ध टल गए, बल्कि मगध की सीमाएं भी सुरक्षित हो गई और उनका विस्तार भी हुआ। उन्होंने एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड शासन प्रणाली तैयार की जिसने राज्य को आर्थिक रूप से बेहद स्थिर और कुशल बना दिया। असल में बिंबिसार ने ही उस मशीनरी को तैयार किया था जिस पर भविष्य के ये बड़े बड़े साम्राज्य दौड़ने वाले थे। लेकिन कूटनीति हर जगह काम नहीं आती है ना। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु का तरीका अपने पिता से बिल्कुल ही अलग था। अजातशत्रु ने बड़े विवादों के बीच अपने ही पिता को गद्दी से हटाकर सिंहासन पर कब्जा किया था। वे एक बेहद आक्रामक और खूंखार सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे। उन्होंने शक्तिशाली वज्जी संघ के खिलाफ एक बहुत लंबा युद्ध छेड़ा और एकदम नए तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दिया। पर दिलचस्प बात यह है कि उनकी इस क्रूरता के साथ साथ उनका एक और पहलू भी था, सांस्कृतिक संरक्षण का। अजातशत्रु ने ही महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ताकि बुद्ध की शिक्षाओं को हमेशा के लिए सहेजा जा सके। अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, आध्यात्मिक क्रांति, यानी विचारों में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव। इस दौर के बौद्धिक उछाल को समझने के लिए हमें एक खास शब्द को समझना होगा, श्रमण।
श्रमण परंपरा दरअसल वे अपरंपरागत तपस्वी आंदोलन थे जिन्होंने उस समय के स्थापित वैदिक अनुष्ठानों और रूढ़ियों को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक मुक्ति के बिल्कुल नए रास्ते खोजे और इसी श्रमण आंदोलन के गर्भ से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय जैसी महान और नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। ये तुलना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मगध की संस्कृति उस समय की रूढ़िवादी संस्कृति से कितनी अलग थी। इतिहासकार इसे बृहत्तर मगध संस्कृति का नाम देते हैं। देखिए, जहां एक और वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणवादी सत्ता और जटिल कर्मकांडों का पूरा बोलबाला था, वहीं बृहत्तर मगध संस्कृति में क्षत्रियों का प्रभाव काफी अधिक था। इस नई संस्कृति ने पुरानी वैदिक सत्ता को खारिज कर दिया और ध्यान, तपस्या और स्तूप निर्माण जैसी नई प्रथाओं को खुले दिल से अपनाया। सच कहूं तो ये विचारों की एक ऐसी खुली रणभूमि थी जहां पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और नई सोच करवट ले रही थी। और यही वो जगह थी, मगध की धरती, जहां ज्ञान का असली प्रकाश फैला। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और राजगृह जैसी जगहों पर अपने उपदेश दिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का भी इसी क्षेत्र से बहुत गहरा नाता था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे मगध के राजाओं ने इन दोनों महान आध्यात्मिक नेताओं को बाकायदा शाही संरक्षण भी दिया। अब जरा सोचिए, एक ही समय में एक ही राज्य के भीतर दुनिया के दो सबसे महान दार्शनिक घूम रहे थे और पूरी की पूरी सभ्यता की सोच बदल रहे थे। कितनी अद्भुत बात है। खैर, अब बात करते हैं उस दौर की जो सत्ता का एकदम चरम था, शक्तिशाली नंद साम्राज्य। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत सच में आपको चौंका देगी। यूनानी इतिहासकार डियोडोरस का ये विवरण बताता है कि नंद वंश का राजा असल में एक नाई का बेटा था। जी हाँ, जैन परंपराएं और हमारे पुराण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद निम्न वर्ण या यूं कहें कि बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। ये उस समय के हिसाब से कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस दौर में राजा आमतौर पर उच्च क्षत्रिय वंश के ही माने जाते थे। एक नाई के बेटे का दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्यों में से एक का निर्माण करना, ये इतिहास की सबसे हैरान करने वाली सच्ची कहानियों में से एक है। महापद्म नंद सच में कोई साधारण शासक नहीं थे। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में मानो तहलका ही मचा दिया था। पुराण उन्हें सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहते हैं। उन्होंने इक्ष्वाकु, पंचाल और कुरु जैसे जो पुराने और ताकतवर क्षत्रिय वंश थे, उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंका। उनकी सेनाओं ने पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में कलिंग, यानी जो आज का उड़ीसा है, वहां तक अपनी विजय पताका फहरा दी। कलिंग में तो उन्होंने सिंचाई के लिए विशाल नहरें भी बनवाईं। और सबसे बड़ी बात, महापद्मनंद में पहली बार भारत में एक एकराट यानी एक छत्र राजशाही की स्थापना की, जहां सत्ता पूरी तरह से सिर्फ एक केंद्र के ही हाथों में थी। अब आप ही सोचिए, इतनी विशाल सेना और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कितना अथाह धन चाहिए होगा। तो नंद राजाओं ने ये बेशुमार धन भारी भरकम टैक्स लगाकर जुटाया। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मानीकृत पंचमार्क वाले चांदी के सिक्के चलाए, जिन्हें कारशापण कहा जाता था। व्यापार और खेती पर लगाए गए इन भारी करों ने नंद खजाने को इस कदर भर दिया था कि उनकी अथाह संपत्ति की कहानियां तो लोक कथाओं का हिस्सा ही बन गईं। और सच कहूं तो यही वो धन था जिसने उस खूंखार और अजेय सैन्य मशीन को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अब इस आंकड़े पर जरा गौर करें। ये हमें यूनानी इतिहासकारों की नज़र से नंद सेना के खौफ को दिखाता है। जब सिकंदर की सेना भारत की सीमा पर पहुंची तो उन्हें नंद साम्राज्य की ताकत की जो खबरें मिलीं, वो रोंगटे खड़े करने वाली थीं। कर्टियस और प्लूटार्क दोनों के ऐतिहासिक विवरण इस बात पर सहमत हैं कि नंदों के पास 2 लाख की विशाल पैदल सेना थी, और प्लूटार्क के अनुसार तो उनके पास 80,000 घुड़सवार, 6,000 युद्धक हाथी और 8,000 रथ भी थे। उस युग के हिसाब से ये आकार सच में अकल्पनीय था। इस संख्या को एक पल के लिए अपने दिमाग में बिठाकर देखिए, 2 लाख पैदल सैनिक, और ये तो केवल एक ही शाखा थी। कल्पना कीजिए कि प्राचीन काल में जब ना तो आज जैसे संचार के साधन थे और ना ही रसद पहुंचाने के आसान तरीके, तब इतनी बड़ी एकदम अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित सेना को युद्ध के मैदान में एक साथ उतरते देखना कैसा लगता होगा। उन हजारों हाथियों की चिंगाड़ और लाखों सैनिकों के कदमों की धमक ही किसी भी दुश्मन का खून सुखाने के लिए काफी रही होगी। और यही वो जवाब है जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी।
जब सिकंदर महान की सेना ब्यास नदी के तट पर खड़ी थी तो वे पहले से ही लगातार सालों के युद्ध से बुरी तरह थके हुए थे और बस अपने घर वापस जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें इस विशालकाय नंद सेना का सामना करने की संभावना के बारे में पता चला तो उनका बचा खुचा धैर्य भी जवाब दे गया। वे सचमुच डर गए थे। सिकंदर के वे सैनिक जिन्होंने आधी दुनिया जीत ली थी, भारत के इस साम्राज्य की खौफनाक ताकत के सामने टूट गए और उन्होंने आगे बढ़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस तरह भारत का ये पहला महान साम्राज्य बाहरी खतरे से बिना लड़े ही जीत गया। लेकिन खैर, इतिहास में हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। नंद साम्राज्य जितना शक्तिशाली था उतना ही अपनी जनता के बीच अलोकप्रिय भी हो चुका था। उनके भारी करों और शासकों की क्रूरता ने लोगों के अंदर बहुत गहरा असंतोष भर दिया था और इसी असंतोष का फायदा उठाकर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आज की इस चर्चा को हम एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। क्या नंद शासकों का भारी कराधान और उनका तानाशाही रवैया ही उनके विनाश का असली कारण बना, या फिर इतने विशाल और खंडित उपमहाद्वीप को एकजुट करके भारत का पहला महान साम्राज्य बनाने के लिए क्या ये एक जरूरी कीमत थी जो चुकानी ही थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ज्ञान की इस यात्रा को ऐसे ही जारी रखें।